दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट इज 1 जून टू 7 जून। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, दैट इज ब्रिक्स मीट इन द पुरी फॉर डिजास्टर रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन ओडिशा पुरी। ठीक है, तो पुरी में जो ब्रिक्स की डिजास्टर रिडक्शन रिस्क रिडक्शन की वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो हो रही है फ्रॉम 3 जून टू 5 जून। तो अब क्वेश्चन आता है क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इज नो। आपको पता है इंडिया जो है 18th ब्रिक्स समिट जो है वो होस्ट करने वाला है। तो जितनी भी ब्रिक्स से रिलेटेड हमारी मीटिंग्स हैं वो सारी कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट करना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट द ब्रिक्स। हर वीक हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अब आपकी बारी है। जितने भी हमारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं अबाउट द ब्रिक्स वो आप नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो उसके लिए मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ दोबारा से। अच्छा, आप देख लीजिए, जैसे अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सारी मैंने कंपाइल करके यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, बट आपको ये सब याद नहीं करने हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि 18th ब्रिक्स समिट जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, और इंडिया 4th टाइम है जब ब्रिक्स की मीटिंग को चेयर कर रहा है। हमने एक लोगो जो है दैट इज़ लोटस प्लस बीच में नमस्ते है, ये आप देख रहे हैं साइन, इसको लॉन्च किया था। और इसमें जो कलर्स हैं वो हैं ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, विबग्योर के जो कलर्स हैं उसमें से वी और आई हटा देंगे तो बाकी सारे कलर्स इसके अंदर है। बाकी जो है इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेबिलिटी। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही इसकी जो है इसका थीम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया ने 4 बार होस्ट किया है, 2012 में, 16 में, 21 में और 26 में। देन उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के आप स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि 2009 में फॉर्म हुआ था, फिर पहली मीटिंग रशिया में हुई थी 2009 में, फिर साउथ अफ्रीका को ऐड किया था 2010 में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देन उसके बाद अभी हमने लेटेस्टली 5 और मेंबर्स को ऐड ऑन किया है, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया। ठीक है, 2 ई हैं, 2 यू, 1 यू है और 2 आई हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज गवर्नमेंट टू रिप्लेस WPI विद PPI ओवर 5 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप कोई भी अब ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ही पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट जो है WPI को रिप्लेस करके PPI दैट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ला रही है। और 15 जून को इसमें 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ ये है कि WPI जो है उसका बेस ईयर हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ 15 और जून को जो आएगी वो नई WPI सीरीज़ आएगी विद द बेस ईयर 2022-23। ठीक है, और पहले करंट बेस ईयर क्या था 2011-12। इसमें जो बास्केट्स ऑफ गुड्स हैं वो हो गई हैं 957। कैसे याद करेंगे, 579 होता है ना, तो 9 बस आगे आ जाएगा तो 957। तो पहले कितनी थी 697, ये भी पता होना चाहिए। इसमें एनर्जी, विंड एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को ऐड ऑन कर दिया गया है। अब अलॉन्ग विद द रिवाइज WPI गवर्नमेंट ने PPI भी इंक्लूड किया। तो PPI क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले इसका रिवाइज्ड हम चीज़ें देख लेते हैं। देखिए 2011-12 में जो है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज था, उसके बाद फॉलोड बाय प्राइमरी आर्टिकल्स एंड देन फ्यूल एंड पावर। ठीक है, उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग का कम हो गया, आपका फ्यूल एंड पावर का थोड़ा सा बढ़ गया है, और प्राइमरी आर्टिकल्स जो हैं वो उसका भी हल्का सा परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। अब नंबर ऑफ़ आइटम्स मैंने आपको बता दी 697 टू 957 हो गई है। कौन सी उसमें कितनी आर्टिकल्स थी ये भी रिवाइज हो गई हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो अब क्या क्या हो गई है, 129 प्राइमरी में, फ्यूल में 25, और सबसे ज़्यादा किसमें होगी, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग, देन प्राइमरी एंड देन वी हैव फ्यूल एंड पावर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि PPI क्या है एंड वाई गवर्नमेंट इज़ रिप्लेसिंग WPI विद PPI। देखिए सोर्स क्या है, ये स्टडी IQ का एक था ये हमारे नोट्स टाइप, तो मैंने यहीं से कराया। तो देखिए सबसे पहले तो हमने बताया कि कैसे WPI की सीरीज़ चेंज हो रही है 15 जून से, और उसी दिन ही हम न्यू PPI को भी लॉन्च कर रहे हैं साथ में ही। ये 5 साल तक दोनों डाटाज जो हैं वो रिलीज़ होंगे। आफ्टर दैट, आफ्टर 5 ईयर्स PPI फुली रिप्लेस कर देगा WPI को। तो अब है क्या, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो भी हम चीज़ लेते हैं, यानी कोई भी एवरेज गुड्स ऑफ बास्केट्स है, मान लीजिए बास्केट ऑफ गुड्स है, मान लीजिए ये बास्केट है, इसमें कुछ गुड्स है, नंबर ऑफ गुड्स है, उसका हम प्राइस लेवल देखते हैं होलसेल रेट पर, होलसेल लेवल पर कि कितना इस गुड्स में उनके प्राइसेस में चेंज आया है। लेकिन जो PPI है वो क्या मेजर करता है, वो ये देखता है कि जैसे कोई चीज़ बनी है प्रोड्यूसर लेवल पर ही उसके प्राइसेस में कितना चेंज आया है। मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल मेरे को शूज़ बनाने में, मैं शू मेकर हूँ, तो मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, शूज़ के लिए जो भी बेस रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके जो भी लेसेस चाहिए होंगे, ठीक है,
और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उस सभी रॉ मटेरियल्स में क्या चेंज आया है वो हमें बताएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या बताता है, ये होलसेल लेवल पे बताता है। तो ये प्रोडक्शन लेवल पे हो गया, ये होलसेल लेवल पे हो गया। और जब ये शू पूरा बन के आ जाएगा, मान लीजिए शूज़ बन के आ गया, यहाँ पे एक स्टोर में मान लीजिए कोई दुकान है, यहाँ पर आ गया ये शू, अब इसके प्राइस में जो चेंज आएगा वो कौन मेजर करेगा, वो CPI मेजर करेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब होलसेल को रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA अंडर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेस ईयर इसका चेंज हो गया, मैंने आपको बताया है। और ब्रॉडर कवरेज में अगर हम देखें तो आइटम्स जो हैं 697 to 957 हो गई हैं। देन कुछ चीज़ें भी इंक्लूड कर दी हैं, वो सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जो है इसका भी बेस ईयर होगा 2022-23। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, वो ही रिलीज़ करेगा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। आउटपुट PPI की जो भी आउटपुट बन के आ रहा है उसमें कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, इनपुट PPI की इनपुट जो हम डाल रहे हैं रॉ मटेरियल्स में कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, और सर्विस PPI जिसमें हमारी 7 सर्विसेज है, बैंकिंग, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, रेलवेज, एयर और टेलीकॉम, इन सब में जो भी चेंजेस आ रहा है। तो ये बेटर क्यों है, क्योंकि WPI सिर्फ गुड्स को कंसिडर करता था, PPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेता है। PPI आउटपुट इनपुट दोनों के प्राइस मूवमेंट्स को लेता है। इससे प्रोड्यूसर लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। और एडवांस इकोनॉमीज़ में PPI चलता है, तो हम उसी के बेसिस पे अपना डाटा जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी बात थी WPI और PPI के डिफरेंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं बैक कर देती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट और अब आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज़ UPI गोज़ लाइव इन कम्बोडिया। तो मैंने आपको बताया UPI जो है हमारी कंट्री के अलावा बहुत सारी हमारी अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर UPI यूज़ होता है। तो अभी कम्बोडिया में जो है, जो उनका बैंकॉक KHQR कोड है, दैट इज़ खैमर कंपनी का नाम है कम्बोडिया की, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसके थ्रू अब आप जो है UPI को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अब NPCI जो है, जो कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि इंटरनेशनल नाम है UPI की, NIPL जिसका मेन नाम है अंतर्राष्ट्रीयकरण करना UPI का, मैंने आपको बताया था। तो उसी ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और कम्बोडिया 9th कंट्री बनी है जिसने अपने यहाँ पे UPI को लॉन्च किया। तो उसके अलावा 8 कंट्रीज़ और कौन कौन सी हैं, सो वी हैव भूटान, नेपाल, सिंगापुर, कम्बोडिया, UAE, कतर, श्रीलंका, मॉरिशस एंड फ्रांस। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था और कम्बोडिया 9th नंबर की कंट्री बन गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, PM स्वनिधि कंप्लीट 6 years ऑफ एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो है, इसके 6 years कंप्लीट हो गए हैं। तो ये लॉन्च कब हुई थी, 1 जून 2020 को। देखो ये कब आई थी, कोविड टाइम पर आई थी, जब लॉकडाउन हो गया था। और ये जो रेडी वाले लोग होते हैं बेसिकली, वो लोग अपना बिजनेस जो है उनका बंद हो गया था एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो उनको वर्किंग कैपिटल लोन, यानी कि काम करने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसको प्रोवाइड किया गया था थ्रू दिस योजना, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट कर सके। अब क्वेश्चन आता है कौन से स्ट्रीट वेंडर्स, तो अर्बन सेक्टर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए किया गया था। इससे पहले भी ये न्यूज़ में थी जब हमने ये बताया था कि इनका जो टाइम पीरियड था, जो लास्ट डेट थी स्कीम को 31 दिसंबर 2024 को फिनिश होने वाली थी। अब ये बढ़ाकर कर दिया 31 मार्च 2030। इसका टोटल आउटले है 7,333 करोड़ और इसके 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, आपको याद नहीं करना है। देन इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, यानी कौन इसकी देख रेख करेगा, इस मिनिस्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखेंगे, और जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो लोन्स वगैरह देना, जो कार्ड्स देने हैं वो सब इनको देखेंगे। ठीक है, देन लोन की डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रांच जो, यानी कि कितने, पहले 15,000 रुपये मिलेंगे। इसकी लिमिट पहले 10,000 थी, उसको 15 कर दिया गया है, 20 से फिर 25 हो गई है और 50, यानी कि पहले आपको लोन मिलेगा 15,000 का, आप रीपे कर देंगे तो 25,000 का, फिर रीपे कर देंगे तो 50,000 लोन का। इसके लिए कोई कोलेटरल आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, और कोई भी अगर आप पहले पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए 1 साल का आपका लोन है और आप पहले ही पेमेंट कर देते हैं, तो कोई भी उसके लिए पेनल्टी नहीं है। टाइम रीपेमेंट की बात करें तो अगर आप टाइमली रीपे करते हैं तो आप अगले लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देन इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, 7% आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अगर आप जो है लोन टाइमली रीपे कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 7% गवर्नमेंट दे देगी, आपको सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। 100 रुपये लिए तो 103 रुपये आपको वापस करने हैं। अब UPI लिंक्ड रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है, जिन्होंने टाइम से रीपे कर दिया उनको रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इट्स लाइक क्रेडिट कार्ड समझते हैं, जिसमें कि पहले आप शॉपिंग कर लीजिए, यानी पहले आप यूज़ कर लीजिए पैसा और बाद में पेमेंट कीजिए। ठीक है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ लोन। ठीक है, और डिजिटल कैश
कैशबैक भी का भी इंसेंटिव अगर आप डिजिटली यूज़ करते हैं तो अप टू 1600 1200 अगर रिटेल पेमेंट करते हैं और 400 फॉर होलसेल डिजिटल पेमेंट। और इसका एक और न्यूज़ में रहा था स्वनिधि, जहाँ पे केरला में गवर्नमेंट ने जाकर पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जो है वो जनवरी की न्यूज़ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करे थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वाली न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 13 फेब 2024 को, जब राम मंदिर का आपको पता है स्थापना हुई थी, उसके बाद इस स्कीम को लाया गया था कि बेसिकली हमें लोगों को सोलर पावर लगाने के लिए इनकरेज करना है, और ताकि वो क्या कर सके अपने घर में सोलर जो भी पैनल्स हैं वो लगाएं और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करें। और इसका टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को देना और 30 गीगावाट ऑफ एनर्जी को जनरेट करवाना, ठीक है। स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आपको मिलेगी। उसके फालतू जो भी आपकी बनती है आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, ठीक है। देन 1 किलोवाट का अगर आपको लगवाते हैं तो 30,000 सब्सिडी, 2 किलोवाट का तो 60,000 और 3 किलोवाट का तो 78,000 सब्सिडी मिलती है। टोटल फाइनेंशियल आउटले हो गया 75,021 करोड़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज NFHS 6 दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से भी कवर करेंगे। अभी के लिए आपका इतना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसमें देखा गया है मेघालय स्टेट में चाइल्ड स्टंटिंग जो है उसके केसेस कम हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था मिशन 1000 डेज़। तो चाइल्ड स्टंटिंग होता क्या है पहले तो आप वो समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरी जो भी एज है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो हाइट होनी चाहिए उससे अगर मेरी कम हाइट है तो हम स्टंटिंग कहलाएंगे, बोना कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये कम हुआ है बच्चों में 46.5% टू 36.8% हो गया। डाटा कवर किया है इसने 2023-24 का, और इसको अगर हम कंपेयर करें NFHS 5 के साथ, दैट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के साथ, जो कि लॉन्च हुआ था 2019-21 में, तो एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखा गया है, ठीक है। तो कब आया, कौन सा डाटा कवर किया और कौन से स्टेट में डिक्लाइन देखा गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज ऑस्ट्रिया, पोर्तुगल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे इलेक्टेड टू UNSC। UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 2 साल में जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं उसमें इन्होंने रिप्लेस किया डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को, और उसकी जगह पर ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। और इनका टेन्योर होगा 2 इयर्स का, बिगनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2027। अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्या है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ये 2 साल के लिए इलेक्ट हुए, इसका क्या मतलब है? तो देखो, आपको पता है UN है हमारा, जो कि लॉन्च हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसका चार्टर आया था UN का। टोटल कंट्रीज़ है 193। लास्ट मेंबर जो है वो है साउथ सुडान। इसका पहले नाम था लीग ऑफ नेशन, फिर नेम चेंज हो गया था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओरिजिनल नेम जो दिया गया था वो US के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है उन्होंने दिया था। अब ये इसको लाया क्यों गया था? ताकि 3rd वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, ठीक है। उसके बाद 1942 में 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ था, एंड हुआ था 1942 में। उसके बाद इसको बनाया गया था ताकि 3rd वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन ना आए, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ओके, नाउ अब बात करते हैं तो इस UN जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके 6 मेन बॉडीज़ हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो उसमें ये जो UNSC है ना, इसमें हमारे 15 मेंबर्स होते हैं। 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि USA, UK, चाइना, रशिया एंड फ्रांस, और उनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर मतलब एवरी मेंबर हैज़ 1 वोट, यानी कि ये जिसको चाहे वही इसका मेंबर बन सकता है। अब जैसे रशिया चाहता है कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए, लेकिन चाइना चाहता है कि इंडिया इंक्लूड ना हो, इसलिए वो इंक्लूड नहीं हो पा रहा। चाइना चाहता है पाकिस्तान को इसमें इंक्लूड किया जाए परमानेंट मेंबर्स में, बट बाकी कंट्रीज़ नहीं चाहती। तो इस तरीके से चलता है। अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं, ये हमने पढ़ी थी न्यूज़ जनवरी या फरवरी में, जब लिबेरिया, लातविया, कॉन्गो, बहरीन और कोलंबिया को इलेक्ट किया गया था। अब वो भी 2 साल के लिए किया गया था, और इंडिया को हम 8 बार इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें ला चुके हैं। तो इंडिया इसका तो पार्ट कभी नहीं बन पाया, लेकिन नॉन परमानेंट का 8 बार बन चुका है। अब यही हर 2 साल के बाद कुछ मेंबर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो अब हमारे कौन कौन से आ गए? ये 5 कंट्रीज़ आ गई जो UNSC में इलेक्ट की गई है। आई होप समझ में आ गया होगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, खेत बचाओ अभियान लॉन्च बाय शिवराज सिंह चौहान। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने खेत बचाओ अभियान लॉन्च किया फ्रॉम एमपी में भी रामसिया विलेज है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जिसका मेन एम क्या है, 1 मंथ का कैंपेन है। इसमें बेसिकली फार्मर्स को बताया जाएगा कि कैसे आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, यानी कि आपको फर्टिलाइज़र्स जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी को देखते हुए फार्मिंग करनी है, ठीक है, और शिफ्ट बेसिकली करना है फ्रॉम केमिकल बेस्ड फार्मिंग टू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो पूछ सकते हैं खेत बचाओ अभियान किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट न्यूज़ इज नीलकंठ मिश्रा को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने रिप्लेस किया परमेश्वरम अय्यर को और 3 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर है। ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं एक्सिस बैंक के, ठीक है। देन बात करें तो वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक फैक्ट्स की, तो 1944 में बना था। इसके हेड हैं अजय बांगा। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। 189 नेशंस है और रिपब्लिक ऑफ नॉर्वे जो है इसका लास्ट मेंबर है। तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने मेंबर्स हैं, कौन लास्ट मेंबर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इस वीक की, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऊपर से मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ ऑल गोइंग ऑन और डिस्पाइट ऑल दिस थिंग क्यों आरबीआई ने रेट कट जो है नहीं किया, इस बार अनचेंज रखा है रेपो रेट को। तो इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात है कि जैसे आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, एक साल में 6 बार जो है वो मीट करते हैं, ठीक है। इस बार 61st मीटिंग थी, जून से 3 जून टू 5 जून को ये मीटिंग हुई थी। अब बेसिकली होता क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मई जून, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त, देन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। तो इस तरीके से 6 बार जो है ये लोग मिलते हैं पूरे एक साल में, ठीक है, और डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो जीडीपी है, इनका क्या रेट होना चाहिए या क्या चीज़ें हमें डिसाइड करनी है। और जो मेन जो रेट्स हैं दैट इज़ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसको डिसाइड करती है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से हैं 6 मेंबर्स? तो एक हो गया आरबीआई गवर्नर, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 आरबीआई के कौन हो गए, एक तो हमारे गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा, देन पूनम गुप्ता जो कि डिप्टी गवर्नर हैं, और इंद्रनील भट्टाचार्य जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और एक्सटर्नल मेंबर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो है वो है राम सिंह, सुगाता भट्टाचार्य और नागेश कुमार, ठीक है। तो ये 6 लोग हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो CRR इसमें कितना है, 3%, SLR हमारा है 18%, ठीक है, जो रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। सब कुछ अनचेंज्ड है। पॉलिसी रेट 5.25 है हमारा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है हमारा MSF और बैंक रेट, और 50 बेसिस पॉइंट्स कम है हमारा SDF, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और फिक्स रेपो रेट है 3.35। आपको पता है ये SDF जो है रेपो रेट की जगह पर आया था, जिसमें बिना कोलेट्रल के गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई है वो बैंक से क्या करता है, लोन लेता है, ठीक है। देन अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल्स टू 95.63 रुपीज़। ओके, तो अब पॉलिसी स्टैंस हमने कैसा रखा है, न्यूट्रल रखा है, यानी कि हम कहने का मतलब है कि हम ना ही फ्यूचर में रेट हाइक करेंगे ना ही फ्यूचर में रेट कट करेंगे, तो दैट इज़ नोन एज न्यूट्रल स्टैंस। और जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो पहले 6.6 बोली थी, पहले 6.9 थी, कट करके 6.6 कर दी गई है, और सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो रिवाइज करके 5.1% कर दिया है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो अब हमारे पास कितने हैं, $681.38 बिलियन हैं। ये आपको डाटा काम आते हैं अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है तो। अगर हम बाकी पॉइंट्स की बात करें तो एज पर सेक्शन 45ZL ये जो भी 14 डेज़ के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसको हमें पब्लिश करना पड़ता है। मतलब कि जो भी बात हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उसको हमें क्या करना है, पब्लिश करना है, यानी पेपर पर लिख कर बताना है कि इस मीटिंग में ये बातें हुई और ये डिसाइड हुआ है एज़ पर द 45ZL सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों गवर्नमेंट जो है हमारी या आरबीआई जो है उन्होंने चेंज नहीं किया रेपो रेट को। तो देखो हम जनरली जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो गया कि जिस रेट पर बैंक्स को लोन मिल रहा है थ्रू आरबीआई वो महंगा हो जाता है, ठीक है। अगर अब बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे लोगों को भी महंगा देंगे, तो इससे क्या होगा, लोग जो है डिस्करेज हो जाते हैं कि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम तो नहीं लेते लोन, तो इससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, यानी मनी सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन कम हो गया इकॉनमी में। और जब स्लो ग्रोथ होती है तो आरबीआई कट कर देती है इस रेपो रेट को ताकि लोग आकर लोन ज़्यादा लें और इकॉनमी को बूस्ट मिले। पर हमारी करंट इकॉनमी में का क्या सिचुएशन चल रहा है कि हमारी ग्रोथ तो होने रही इकॉनमी की और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, दैट इज
स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, इन्फ्लेशन मतलब हमारे प्राइस लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ाया नहीं, बढ़ाते तो क्या हो जाता, सब कुछ महंगा हो जाता, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाता। लेकिन जो हमारा आपको पता है वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहे हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या है, जो ईरान इजराइल यूएसए की जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मन्स में जो भी हमारे शिप्स जो है नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड हमारा जो रूपी है वो वीक हो गया। रूपी वीक हो गया, इसका मतलब कि $1 के बदले में हमें जो रुपये मिलते हैं, जो हमें देने पड़ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है रेट, और हमारा रुपी वीक हो रहा है। यानी कि हमारी रुपी की डिमांड कम हो रही है और डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये सारे बिल पे करने हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट टू लास्ट जब वो करवाया था तब भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बताए थे। अब और मॉनसून का रिस्क भी है क्योंकि प्रॉपर मॉनसून नहीं आ रहे, अल नीनो इफेक्ट्स चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो जीडीपी है उसका फोरकास्ट भी कम कर दिया है और रेपो रेट अनचेंज रखा है और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। यानी कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारा इन्फ्लेशन जो है नियर फ्यूचर इंक्रीज़ होना। अब क्वेश्चन आता है कि इन सब के बावजूद भी आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट इंक्रीज़ क्यों नहीं किया? बिकॉज जो भी हमने इन्फ्लेशन का टारगेट देखा दैट इज़ 5.1% जो रखा है आरबीआई ने, ये क्या है, विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है आपकी? प्रिस्क्राइब लिमिट है दैट इज़ 4% प्लस माइनस 2%, दैट इज़ 2% से 6% के बीच में, यानी 4% से +2 या -2 ये चल सकता है। और हमने क्या बोला, 5.1% है। तो क्योंकि ये लिमिट के अंदर है तो आरबीआई क्या कर रही है, वो देखेगी, वो रुक रही है और देख रही है, वेट एंड वॉच कर रही है कि अगर हमें लगता है इन फ्यूचर और इन्फ्लेशन बढ़ा, हमारे टारगेट लेवल से बाहर गया, तो आरबीआई पक्का नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी, दैट इज़ टू इंक्रीज़ द रेपो रेट। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है जो इंपॉर्टेंट हमें समझनी है कि ये जो शॉक है, यानी कि ये जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आ रहा है, दो तरह की होती है। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल कब होती है? जब हमारा डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई है नहीं चीज़ों की, तो जो इन्फ्लेशन होती है उसे कहते हैं डिमांड पुल। लेकिन ये जो हो रही है, ये जो इन्फ्लेशन हो रही है ड्यू टू इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी हमारे रॉ मटीरियल्स जो है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इसलिए रेपो रेट इंक्रीज़ करने से भी गवर्नमेंट को इसमें कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तो ये सेकंड रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर आरबीआई रेट कट कर देता या फिर रेट बढ़ा देता तो उससे हम फॉरेन कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता तो फॉरेन की जो लोग हैं वो आके हमारी कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो हम उनको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो बढ़ेगा तो हमारी इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो कम हो जाएगी, राइट। अगर वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही कम हो गई तो लोग डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, डिमांड नहीं करेंगे और डिमांड नहीं करेंगे तो मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं करेंगे। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को इंक्रीज़ नहीं किया गया। आई होप क्या डिसाइड हुआ मीटिंग में ये, और ये ऐसा क्यों किया, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सारा जो भी है आप इसका PDF ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या से। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।